अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लस इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के से। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है सिंपली हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ये एक एक सेल कंबाइन हो जाते हैं और इससे एक कॉलोनी बन जाती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जिसमें मेनी सेल्स मौजूद होते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से बना होता है इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दे आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें ये यूनिसेलुलर कंबाइन हो जाते हैं और इससे एक कॉलोनी बन जाती है। उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें मेनी सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और इससे एक कॉलोनी बन जाती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि मेनी सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो चलो स्टेप बाय स्टेप एक एक को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिसेलुलर के मीनिंग के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर का लफ्ज हमारे पास दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। यूनि का मतलब है वन, एक, और सेलुलर का मतलब है सेल। अब इसी मीनिंग से मैं ये डिफिनीशन डिराइव कर सकता हूँ। किस तरह? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। जैसे हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, जो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। तो वो किसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं? वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब दोस्त ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जांपल जो हमारे पास है वो है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, अब लेट सपोज ये हमारी बॉडी है, ये तो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, यानी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें डिफरेंट फंक्शन भी डिफरेंट सेल परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह ये ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, डिफरेंट फंक्शन करेगा, यानी ये रिस्पायरेशन किस तरह करेगा। अब ये तो चूंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही सेल से बना होता है, तो ये प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन किस तरह करेगा, ये ब्रीथिंग किस तरह करेगा, ये रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन वगैरह ये किस तरह करेगा। तो अगर हम इसके फंक्शन पे फोकस दें तो इसमें जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट है, उसमें हमारे पास एक ही जितने भी ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, जैसे राइबोसोम हुआ, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली है, उसी ऑर्गेनेलिज पे ये फंक्शन डिवाइड होता है, यानी देयर फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेलिज। ठीक है। अब आल्दो ये हमारे पास सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, यानी आल्दो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल बट दे आर परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ, लेकिन इसके बावजूद भी ये लाइफ के एक्टिविटीज यानी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह? ये रिस्पायरेशन भी कर सकता है, ये ब्रीथिंग भी कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह है, ये सब कुछ ये एक्टिविटीज ये एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये मेनी सेल, इसका एग्जांपल हमारे पास ये है, ये यूनिसेलुलर है जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट के जरिए ये अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकता है, मतलब ये हमारे पास ऑटोट्रोप्स है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका फ्लैजिला है, फ्लैजिला। इसी फ्लैजिला के जरिए ये मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, न्यूक्लियस भी मौजूद होता है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये एक सेल दो सेल बहुत सारे यूनिसेलुलर कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास एक कॉलोनी बन जाती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा। इसी तरह जब मेनी यूनिसेलुलर कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक कॉलोनी बन जाती है, कॉलोनी। Now this colony is known as the colonial organization. Yani when many cells are combined and they form colony, so they are called the unicellular organism. फिर इसमें हमारे पास कुछ कॉलोनी स्मॉल होते हैं जिसमें सर्टन सेल होते हैं, फ्यू सेल्स होते हैं, कम सेल्स होते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसी कॉलोनी होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉलोनी होती है। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्मॉल कॉलोनी है, स्मॉल कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है, इस पे फ्यू सेल्स मौजूद है, फ्यू सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल कॉलोनी। लेकिन जब ये स्मॉल कॉलोनी बहुत सारे स्मॉल कॉलोनी कंबाइन हो जाते हैं, when many small colonies are combined then they form the large colony. Let's suppose ये हमारे पास एक कॉलोनी हुई, अभी हमारे पास दूसरा कॉलोनी हुई, ये हमारे पास थर्ड वन कॉलोनी हुई, और ये हमारे पास फोर्थ वन कॉलोनी हुई। तो इससे एज अ रिजल्ट बहुत लार्ज कॉलोनी फॉर्म होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लार्ज कॉलोनी। यानी कॉलोनी में हमारे पास स्मॉल कॉलोनी भी आ सकता है और लार्ज कॉलोनी भी आ सकता है। अब इसका जो एग्जांपल हमारे पास है वो है वॉलवॉक्स। यानी आपसे कोई एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वॉलवॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, colonial organism या multicellular organism। तो so the correct answer is the colonial organization। तो ये हमारे पास एक ग्रीन एल्जा है, इसमें जो हमारे पास यानी इसका फंक्शन अगर हम देखें फंक्शन, तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल सेल। इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, यानी ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी देयर आर सर्टेन सेल्स, इसमें हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बने होते हैं, जो कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि कुछ सेल हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मूवमेंट में हेल्प देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास जो है ना थर्ड वन, वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करें, मैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जल्दी लिखवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक का जो लास्ट पोर्शन है वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस तरह मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मीनिंग के बारे में बताया, यहाँ पर भी मैं आपको मल्टीसेलुलर के मीनिंग के बारे में बताऊंगा। तो मल्टी का मतलब है मैनी, या इसका मतलब हो सकता है पोली भी हो सकता है, पोली भी मैनी को कहते हैं, और सेलुलर का मतलब है सेल। अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि मेनी सेल से बने होते हैं, यानी दोस ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, जो कि बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, वहां पर सेल कंबाइन हो जाते हैं लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाते थे। अब यहाँ पर जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेल्स है, जब ये सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन, when these cells are combined they form the tissue। जब ये टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास आर्गन बन जाता है, और जब ये आर्गन कंबाइन हो जाता है तो इससे हमारे पास आर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाता है। ये फिर हम लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एग्जांपल लेके प्लांट्स, जो कि आपके बुक में है मस्टर्ड प्लांट, जो कि इसका एग्जांपल लिया गया है, मस्टर्ड और फ्रॉग का एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है। अब इसमें हमारे पास जो है ना, प्लांट्स में हमारे पास दो किस्म के पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के बॉडी में। एक वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है,
रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास फ्लावर आ जाता है। अब ये फ्लावर चूंकि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दिस फ्लावर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, therefore it is considered as the reproductive part of the plant. अब ये दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास रूट पे आ जाते हैं, स्टेम भी आ जाते हैं और लीफ भी आ जाते हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लांट्स है, प्लांट्स। अब ये प्लांट्स, ये हमारे पास सोइल है, सोइल के बीनीथ नीचे यानी रूट्स होते हैं, इसके अपर पार्ट पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसको हम स्टेम कहते हैं। यहाँ पर लीफ भी मौजूद होते हैं और ये फ्लावर भी, यानी ये फ्लावर हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड ये लीफ, स्टेम और रूट्स, these are actually the vegetative part of the plant. अब जिस तरह हमने प्लांट्स में पढ़ा, इस तरह एनिमल्स बॉडी में भी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जो कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हेल्प देता है, एज द नेम इंडिकेट। अगर आप इसको फोकस से पढ़े, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प देता है। ये सिस्टम एक्सक्रीशन में हेल्प देता है। एक्सक्रीशन हम उस प्रोसेस को करते हैं जब हम अपने ही बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम जो कि जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आ जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, यानी जिस तरह हमारे पास किस तरह दैट हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी, और डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन द डाइजेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट organization, my dear students, cellular organization.